हमारी, ये मैदान है हमारा, ये अरमान हमारे, ये हौसला हमारा, ये पहचान हमारी, ये साहस हमारा, ये जिद है हमारी, सारा जहां हमारा, उड़ने की ये हमारी, खुला आकाश हमारा, ये उड़ान है हमारी, ये आसमां हमारा। नमस्कार दर्शकों, मैं ऋतु जायसवाल। आज हमारी पूरी टीम एक खुले आकाश के नीचे आपके लिए खुला आकाश कार्यक्रम लेके आई है। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग एक बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जज्बा। यदि आपके अंदर जज्बा है, जुनून है कुछ कर दिखाने का, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। यदि आपने अपने मन में सोच लिया है तो किसी भी प्रकार की चुनौती आपको कुछ भी करने से नहीं रोक सकती है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने एक छोटी सी स्टोरी बनाई है राधा जी के ऊपर, जो दिव्यांग हैं, लेकिन उन्होंने जीवन में इतना कुछ, इतना खुशदिल और इतनी हंसी खुशी के साथ वो अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। आइए पहले उस स्टोरी को देखते हैं। मेरा नाम राधा कुमारी है। हाँ, मैं दिव्यांग हूँ, पर किसी पर निर्भर नहीं। मेरी कहानी भी पोलियो नामक बीमारी से शुरू होती है। पोलियो हमेशा परेशान कर सकता है, पर परास्त नहीं कर सकता। मुझे और मेरे परिवार को सामाजिक अस्वीकृति और बीमारी जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ मैंने इस बाधाओं को तोड़कर आज़ादी की उड़ान भरी। मैंने कभी भी जिंदगी से हार नहीं मानी। एक आम इंसान की तरह मैंने जिंदगी का भरपूर मजा लिया। यह सच है कि समाज ने मुझे लोगों को सांत्वना भरपूर मिली, पर काम किसी ने नहीं दिया। मुझे गर्व है कि मैं देश की पहली दिव्यांग फूड डिलीवरी गर्ल बनी। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ और अपनी जैसी अन्य लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में हूँ। मैं एक स्टेज कलाकार भी हूँ और कई नाटकों का मंचन भी किया है। मैंने फैशन शो में अपना जलवा भी बिखेरा है। मैंने खेल के मैदान में जोश आजमाया और जमशेदपुर में आयोजित राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन 2024 में बिहार की प्रतिनिधित्व भी किया। मेरी सवारी मैंने जीवन के अभिन्न अंग है, जिसके बिना मैं अधूरी हूँ। मुझे गर्व है कि अपने ऊपर भी समाज ने मुझे पहचान और कई पुरस्कारों से नवाजा है। तो दर्शकों, अभी हमने स्टोरी देखी राधा जी के ऊपर और जाना कि वो कितनी जाबाज है, और ये भी देखा कि दिव्यांगता एक अनुभव है। उन्होंने किस तरीके से अपनी चुनौतियों को, अपनी परेशानियों को, अपने संघर्ष को, लेकिन इस यात्रा में आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि उनके फेस पे वो स्माइल नहीं है। तो जीवन में हमें भी ये सीखना है कि हमें भी हंसते हुए रहना है। तो आइए आज आपका परिचय कराते हैं राधा जी से, जो बिहार की पहली दिव्यांग महिला हैं जो फूड डिलीवरी करती हैं अपनी इसी बाइक के साथ। राधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। बहुत से सवाल मन में हैं आपको देख के, जो हमने स्टोरी देखी, ऐसी बहुत सी चुनौतियों का आपने सामना किया। सबसे पहले आप हमें बताएं कि आप अपने बचपन के बारे में, कैसा रहा आपका बचपन, और कब आपको ये एहसास हुआ कि आप दिव्यांग या पोलियो का कैसे, क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? मैम, मैं राधा कुमारी बिहार पटना की रहने वाली हूँ, दानापुर तकियापर की। मैं दोनों पैर से दिव्यांग हूँ और मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगल है। मुझे जब ये ज्ञान हुआ कि मैं चल नहीं सकती है दोनों पैर से, मेरी बचपन में ही मैं बाय बर्थ मेरा पोलियो नहीं है। मेरा पोलियो 1 साल के बाद हुआ। तो माँ ने जब देखा कि मेरी बेटी नहीं चले, दोनों पैर से कमर से पोलियो लग गई थी, तो मैं बेड पे रहती थी। तो
पापा देखे कि इस तरह से रहती है, फिर बहुत सारे डॉक्टर से दिखाएं, मेरा ट्रीटमेंट कराएं, फिर मेरा एक पैर ठीक होके मैं थोड़ा चलने लगी। वो जो व्हीलचेयर ये होती है कमर में लगाने वाली, तो वो मैं चलने लगी। मैं चलते चलते और मैं अपने लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ी। और बचपन से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था जी। मैं पता नहीं किस तरह से मुझे लगता था कि मैं अपने आप को इतना अच्छा, मतलब पढ़ाई के लिए तो पापा से मम्मी से मैं बहुत बोलती थी, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। मतलब आपको लगता है कि शिक्षा एकमात्र साधन है जिसके द्वारा आपने ये चीज़ बचपन में ही समझ ली थी कि शिक्षा के द्वारा मैं कुछ भी कर सकती हूँ? यस मैम, बिल्कुल। और मैम मैं तीन बहन और एक भाई, तो सबकी पढ़ाई होती थी और मेरी पढ़ाई नहीं होती थी। मुझे लगता था कि मुझे भी स्कूल जाना है, मैं भी स्कूल जाऊंगी सारे लोगों की तरह, लेकिन मुझे वैसा नहीं होता था। तो मैंने पापा मम्मी से बहुत झगड़ा किया कि पापा मुझे भी पढ़ना है और मुझे भी आगे बढ़ना है। तो सब लोग घर में सोचे कि तो मुझे ट्यूशन भाई को आता था पढ़ाने के लिए, मैं उसके साथ बैठी। मैं जब पढ़ने लगी तो पढ़ते पढ़ते एक स्कूल में पापा बोले कि चलो इसका एडमिशन करा देते हैं। तो बहुत अच्छा स्कूल था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था। तो मैं सोची कि इसमें मेरी एडमिशन हो जाएगी तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं उस स्कूल में गई तो प्रिंसिपल ने मेरा बोला कि इसका एडमिशन कैसे हो सकती है, अगर कुछ बच्चे इसको बोल देंगे तो ये मायूस हो के एक कोने में पड़ी रहेगी। तो मैंने उस समय भी बोला कि नहीं सर, मैं बिल्कुल पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे पढ़ने का अंदर से इतना शौक़ था कि मैं उस वर्ड को भी मैं इनकार करके बोली कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मैं सर 100% अपना पढ़ाई पे फोकस रखूंगी, कोई कुछ भी बोल देगा तो उससे मेरी लाइफ नहीं ये होगी। मतलब आप उस समय भी अपनी पढ़ाई को लेके बिल्कुल जागरूक थी और आपको लगा कि हमको पढ़ाई के भरोसे पे ही कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। लेकिन आपने उस समय भी ये समझ लिया था आपने कि शिक्षा एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की और कैसा रहा? मैं जब ट्यूशन जाती थी, मेरी एक फ्रेंड थी तो उसके साथ जाती थी, तो बारिश वगैरह होता था तो मैं चलते वक्त ना फिसल जाती थी, तो मैं वापस घर आती थी और कपड़े चेंज करके फिर से वापस जाती थी। ऐसा नहीं है कि कपड़े भीग गए या फिर मैं गिर गई तो मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगी, मैं जाती थी और कपड़े बदल के जाती थी। और चुनौतियाँ तो मैम, एक बार मैं पीजी करने के लिए एडमिशन ले ली थी, तो उसमें ना मैं घर से जाती हूँ तो दो ऑटो चेंज करने पड़े। एन कॉलेज में मेरा एडमिशन था, मैं दानापुर से जाती थी, दो ऑटो चेंज करती थी, मैं उतर के अपने से जाती थी। लेकिन जब बैठ के चलती थी तो एक बार 5-6 कुत्ते ना मुझे घेर लिए। तो लाइफ में मुझे उस समय फील हुआ कि रियल में मैं ऐसी हूँ, दिव्यांग हूँ, जो मैं बैठ के चल रही हूँ। इसके वजह से उस समय मेरे पूरे बॉडी हिल गए और मैं घर पर आके रो के बहुत रोई, मम्मी को बताई, मम्मी ऐसा बात है। मम्मी बहुत हौसला दी कि बेटा ऐसा नहीं होता, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तो मुझे उस चुनौती का। तो उस समय में आपके पास व्हील चेयर थी कि नहीं? नहीं, मेरे पास उस समय कुछ भी नहीं थी। तो आप कैसे जाती थी? मैं बैठ के जाती थी और उस समय बैठने के थ्रू मैं जब जाती थी तो मेरे कपड़े से ये ब्लड आने लगते थे। मैं बैठ के चलती थी, लोग देखते थे मुझे कि मैं इस तरह से चल रही हूँ, बहुत लोग देखते। मुझे अंदर से फील होता था कि अगर ये लोग देखेंगे तो ये लोग मेरे डिग्री नहीं दे सकते हैं। मैं यहाँ से वहाँ तक पहुँचूँगी, एग्ज़ाम में फेस करूँगी, फिर एग्ज़ाम में रिजल्ट आएगा, वो मेरी डिग्री होगी। तो ये सारी चीज़ को इग्नोर करते हुए, ब्लड आए या कुछ भी आए, मैं 2-3 जगह बैठ के अपना। मानना पड़ेगा राधा जी, जिस तरीके से आपने अपनी चीज़ों को बैलेंस किया है, मैनेज किया है शिक्षा ग्रहण करने के लिए कि मुझे पढ़ना भी है और लाइफ में कुछ करना भी है। तो आपने बताया आपने ग्रेजुएशन किया और उस समय में फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के समय में ऐसी दिक्कतें आई, मतलब ब्लड तक आने लगता था। शिक्षा की एक अलग अपनी वो होती है कि ये समझ नहीं आ रहा है, इसको कैसे करना है, लेकिन आपके साथ जो भी दिक्कतें थी उसको आपने बहुत ही बखूबी, बहुत ही सुंदर तरीके से उसको पार किया। आगे मैं जानना चाहूँगी कि जो आपका अपना प्रोफेशनल लाइफ है, आप बिहार में पहली हैं जो इस तरीके का हम लोगों के लिए, पूरे बिहार के लिए गौरव हैं आप। तो अपना प्रोफेशन आपने ये कैसे चूज़ किया कि आपको फूड डिलीवरी करना है?
मैम मैं ग्रेजुएशन अभी मैंने बताया कि मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ और मैं कंप्यूटर में भी की, टाइपिंग भी की। तो मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ा होने लगा, तो मैं तैयारी भी करती हूँ, जॉब के लिए करती थी, और मुझे लगा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो मैं हर जगह पे फेस करने के लिए इंटरव्यू होता था तो मैं अपना जितना डॉक्यूमेंट्स लेके जाती थी, लेकिन वहाँ पे मुझे लगता था ना कि सब लोग इस तरह से देख रहे हैं और बोलते थे कि आपका इंटरव्यू के लिए कॉल जाएगा। वो कॉल आता नहीं था। मैं किसी इंटरव्यू में बोल देती कि इंटरव्यू तो हो रहा है, लेकिन मेरा कॉल नहीं आ रहा है और मेरा ये सिलेक्शन है, जबकि मेरे पास एबिलिटी इतने सारे सब चीज़ मैं कर सकती थी। तो मेरा थोड़ा सा मोटिवेट कम होने लगा। और जब कुछ डिसेबल लोग आपस में बात कर रहे थे कि फूड डिलीवरी का काम करते हैं तो हम लोग को अच्छा लगता, तो हम बोले कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल ये काम करूँगी। और उस समय भी चैलेंज एक आया कि एक लड़के ने बताया कि राधा से ये काम नहीं होगा। मैंने उस वर्ड को अपने लाइफ को चैलेंज लिया और मैं उसी टाइम से मैं सोची कि नहीं, मैं ये काम करूँगी। और ये काम करने के तो बहुत सारे प्रॉब्लम आए। जैसे कि राधा जी हमें बता रही हैं शिक्षा, फिर उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ, और उसमें भी उनकी खट्टी मीठी यादें भी हैं। तो जो आपकी खट्टी मीठी यादें हैं वो आप हमारे साथ और हमारे दर्शकों को भी ज़रूर बताइए, क्योंकि जिस तरीके से आपने खट्टी मीठी बताया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो आइए पहले उसको सुनते हैं, लेकिन वो जानने से पहले उससे पहले हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप हमारे साथ बने रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डिलीवरी लेने जाती हूँ तो जो रेस्टोरेंट है तो वहाँ से आते हैं और नीचे मुझे सैल्यूट करते हैं, और गार्ड होता है तो बोलते हैं कि आप बिल्कुल मत शर्माइए कि आप लड़की हैं तो ये काम नहीं कर सकते। तो मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू, कभी 101 कभी 102। अब डीडी बिहार पर मजा ली सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतन के पहला, दूसरा और पांचवा सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार शाम 7:30 बजे देखी चित्रहार सिर्फ डीडी बिहार पर। हमरा जमाना के तो बात ही कुछ और रहे। हमरा जमाना के गाना माने खारा सोना, हमरा संग देखी हमरा जमाना के हिंदी फिल्मी गीत ओल्ड इज गोल्ड में सप्ताह में 7 दिन सुबह 7:45 बजे केवल डीडी बिहार पर। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके बेहद ही खास कार्यक्रम खुला आकाश में। आज हम खुले आकाश के नीचे बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट में, बहुत ही ब्यूटीफुल हवा चल रही है यहाँ पे, और उसमें राधा जी हमारे साथ अपनी खट्टी मीठी बातों का सिलसिला जारी रखेंगी। हम जानना चाहेंगे क्या है वो खट्टी मीठी यादें। मैम, मैं फ़ूड डिलीवरी के टाइम जब मैं जाती हूँ फ़ूड डिलीवरी लेके, तो मैं बोलती हूँ कि सर बहुत अच्छे से कि सर मैं डिसेबल हूँ और प्लीज़ आप ऊपर से नीचे आ जाएं तो ये मुझे नहीं परेशानी होगी। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आपको अगर ये फूड नहीं देंगे तो मैं ये ऑर्डर कैंसिल कर दूँगी, और उस कैंसिलेशन से मुझे प्रॉब्लम, मतलब कि मेरे ये आईडी पे प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से मैं बोलती हूँ नहीं सर, मैं बिल्कुल आ रही हूँ। जब मैं लिफ्ट से ऊपर जाती हूँ कि मैं जैसे ही कि जाने के लिए, तो वहाँ पे वो खड़े रहते हैं, तो बोलते हैं कि आपने लेके आया, आपको ये फूड डिलीवरी का काम कैसे कौन दे दिया है, आप ये नहीं कर सकते हैं। इस तरह से मैं इतनी रोई उस समय, और मुझे लगा कि सही में आप किस तरह से बोल रहे हैं। तो लेकिन उस समय, उसके बाद वो खुद ही आंसर बताते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे हैं, और वो जितना ऑर्डर है उससे ज़्यादा टिप्स दे के मुझे इतना, मतलब ये लगता है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ को कटिल। और मीठी बातें ये है कि जब मैं डिलीवरी लेने जाती हूँ तो जो रेस्टोरेंट है तो वहाँ से आते हैं और नीचे मुझे सैल्यूट करते हैं, और गार्ड होता है तो बोलते हैं कि आप बिल्कुल मत शर्माइए कि आप लड़की हैं तो ये काम नहीं कर सकते। तो मुझे उस समय अच्छा लगता है, बोलते हैं कि बिल्कुल ये आप काम कर सकते हैं, और लड़की हैं, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, आपके साथ सारे लोग खड़े हैं।
राधा जी से अभी और भी हम लोगों को बहुत सी चीज़ें जानना है कि उन्होंने कौन कौन सी चुनौतियां का सामना किया है, उनकी दिनचर्या कैसी रही है, उनके पारिवारिक सहयोग कैसा रहा है। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। मैं ड्यूटी 10-12 घंटे मैं ड्यूटी करती हूँ। 12 घंटे अपने स्कूटी से फूड डिलीवरी का काम करती हूँ, भले ही 80 डिग्री सेल्सियस गर्मी हो या बरसात हो। मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू, कभी 101 कभी 102। अब डीडी बिहार पर मजा ली सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतन के पहला, दूसरा और पांचवा सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार शाम 7:30 बजे देखी चित्रहार सिर्फ डीडी बिहार पर। हमरा जमाना के तो बात ही कुछ और रहे। हमरा जमाना के गाना माने खारा सोना। हमरा संग देखी हमरा जमाना के हिंदी फिल्मी गीत ओल्ड इज गोल्ड में सप्ताह में 7 दिन सुबह 7:45 बजे केवल डीडी बिहार पर। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके बेहद ही खास कार्यक्रम खुला आकाश में। हम राधा जी से जान रहे थे कि उन्होंने कैसी कैसी चुनौतियों का सामना किया है। अब मैं राधा जी आपसे जानना चाहूँगी कि आप बहुत ही हंसमुख हैं, मतलब सबसे बड़ी चीज़ है आप बहुत पॉजिटिव दिखती हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न आपको लगता है आपकी ये पॉजिटिविटी का? क्योंकि आपके जैसे जो और भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी वैसे ही रहें, या मैंने देखा है कि आज के जनरेशन में या लोगों को छोटी सी भी समस्या होती है तो उनको लगता है कि मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, डिप्रेशन का शिकार होने लग जाते हैं। लेकिन आपने बहुत बखूबी अपनी हर चीज़ों को अभी भी हंसते हंसते ही बताया, तो आप कैसे इतना पॉजिटिव रह पाती हैं और कैसे लोगों को बताएंगे कि पॉजिटिव रहना चाहिए? मैम, मुझे लगता है कि लाइफ में पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। कितना भी लाइफ में कठिनाई हो तो उसको आप उस जगह पे दिखाइए जहाँ उसको ये है, बाकी हमेशा हंसते रहिए और दूसरों को हंसाते रहिए। ऐसा नहीं है कि ये काम करने में ऐसी हो गई मैं काम नहीं कर रही, नहीं, हर चीज़ आपके अंदर है, आप वो कर सकते हैं। तो आप अगर एक अच्छा स्माइल किसी के सामने लाएंगे, वो सामने वाला इंसान सोचता भी है कि मैं नहीं मुस्कुराऊं, फिर भी वो मुस्कुरा देगा, वो कितनी भी दुख में हो। तो ये एक मिसाल बनना चाहिए कि मिसाल होना चाहिए कि लोगों के पास हंसमुख चेहरा और हमेशा हंसते रहे, लोगों को भी हंसना चाहिए। मेरे आपने अभी बताया कि हंसते रहना जीवन में सबसे ज़रूरी है, उससे बहुत सी समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाता है। मन खुश होगा तो सारी चीज़ें अपने आप होती जाएंगी। आपके इस बिज़ी शेड्यूल में, मतलब वर्क लाइफ को भी बैलेंस करना, घर को भी बैलेंस करना, जैसा आप बताती हैं कि आप घर का भी सारा काम करती हैं, क्या रहती है आपकी दिनचर्या? मैम, मैं सुबह में उठती हूँ तो मुझे बेड टी चाहिए। माँ जानती है कि चाय के बिना उठती नहीं है, तो वो चाय मिलती है और उसके बाद आपकी बैटरी रिचार्ज हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद मैं घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, कपड़े धोने के बाद, स्नान करने के बाद पूजा करती हूँ। ज़्यादा नहीं, बस गोड़ लगती हूँ, अगरबत्ती जलाती हूँ। उसके बाद मैं अपने खाना खाने के बाद अपना ड्यूटी 10-12 घंटे मैं ड्यूटी करती हूँ। 12 घंटे अपने स्कूटी से फूड डिलीवरी का काम करती हूँ, भले ही 80 डिग्री सेल्सियस गर्मी हो या बरसात हो, कहीं से भी मैं नहीं रुकती। और मैं अपने ये मेरी धन्नो है उसके साथ मैं काम करती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। तो राधा जी अपना दिनचर्या भी पूरा घर का भी काम करती हैं और मतलब पूरी लगन के साथ, चाहे जो भी टेम्परेचर हो, बारिश हो। आपको अगर प्रोफेशनल लाइफ में देखा जाए तो कौन सी चुनौती सबसे बड़ी सामना करना पड़ता है? क्योंकि पर्सनल लाइफ में आपने जो बताया, शिक्षा के क्षेत्र में बताया, प्रोफेशनली कौन सी चुनौती आपको सबसे बड़ी लगी और कैसा भेदभाव आपने महसूस किया है? मैम, भेदभाव तो होती है हम लोगों को समाज में। हम लोग हैंडीकैप हो गए, दिव्यांग हो गए, तो मैं लोगों की बातें नहीं सुनती हूँ।
मैं खुद से चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ पहन रही हूँ, किसी को दिक्कत हो रहा, नहीं, मैं दिव्यांग हूँ तो मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनी हूँ, बिल्कुल पहनती हूँ। और मैं अपने हिसाब से सूट, साड़ी, जीन्स, टॉप, हर चीज़ मैं पहनती हूँ। और अपना खुशी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोगों का कहना लोग कहेंगे। मतलब आप दुनिया की परवाह नहीं करती हैं, एक आज़ाद परिंदे की तरह खुले आकाश में एकदम उड़ती हैं, किसी तरीके का बस आपने सोच लिया है कि आपको खुश रहना है। अगर भविष्य की बात की जाए तो आपने क्या सोचा है अपने बारे में, कैसे, क्या, कहाँ पे देखती हैं आप अपने आप को? मैम, मैं सोचती हूँ कि अगर मैं इस टाइम अगर मैं 10 साल ये काम कर लेती हूँ तो मेरी बॉडी ठीक है। पेन बहुत होता है रीढ़ की हड्डी में, मुझे जर्किंग जब होती है फूड ले जाने में तो उस समय ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं 10 साल के बाद क्या करूँगी, ये ज़्यादा मुझे टेंशन होती है। आप चाहती हैं कि एक अच्छी सी नौकरी हो जाए, बिल्कुल हम भी आपके लिए वो कामना करेंगे कि ऐसा कुछ ज़रूर हो। अगर मैं आपके शौक़ की बात करूँ तो क्या क्या शौक़ हैं आपके? मैम, मैं नेशनल प्लेयर हूँ मैम, और मेरी शौक़ है, मैं मॉडलिंग भी करती हूँ, मैं गाना भी सुनती हूँ, मैं तैरती, पानी में तैरती भी हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इस बार नेशनल खेलने गई तो फर्स्ट राउंड जीत गई थी, सेकंड में आउट हो गई थी क्योंकि व्हील चेयर ना होने की वजह से मेरा ये कठिनाइयाँ तो बहुत आती है, लेकिन उसके लिए मुझे नहीं लगता है, मैं अपनी कोशिश जारी रखती हूँ। तो आप पैरा ओलंपिक के लिए भी ट्राई कर रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सी चीज़ें, बहुत सी क्वालिटीज़ आपके अंदर है। एक प्यारा सा संदेश हमारे दर्शकों के लिए। मैम, मैं चाहती हूँ एक गाना गुनगुना दूँ जिससे लगे कि हाँ, किस तरह से ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती है और उसको हंस के किस तरह से पेश करना है, और उसी कठिनाइयाँ के बाद आपके ज़िंदगी में बहुत सारे उजाले हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, आज गम है तो कल है खुशी, आज गम है तो कल है खुशी। तो राधा जी, जिस तरीके से आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतने अच्छे जगह पे, इतने अच्छे मरीन ड्राइव पे हम लोग पटना के यहाँ पे आपके साथ खड़े हुए हैं, आपकी धन्नो रानी के साथ और आपके जज्बे जुनून के साथ, बहुत ही बढ़िया आप कर रही हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैं मैसेज अपने जितने भी दिव्यांग, बिहार देश, हमारे भारत देश के जितने भी दिव्यांग हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी दिव्यांग है कहीं भी मायूस ना हो, अपने जिस भी फील्ड में काम करते हैं और जो भी काम कर रहे हैं लगन के साथ करिए, ईश्वर आपके साथ है, और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। तो आज हमने राधा जी से बात करके ये जाना कि जीवन में कैसी भी चुनौती आ जाए, कैसे भी टेढ़े मेढ़े रास्ते क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने अंदर की इच्छा शक्ति को दृढ़ रखना होगा और हमेशा अपने अंदर एक पॉजिटिविटी और एक हंसमुख यानी कि स्माइल हमेशा अपने फेस पे रखें, क्योंकि वो किसी भी प्रकार की मुसीबत को आपको हराने में पूरी मदद करता है। आप अगर मन से कमज़ोर होंगे तो आप किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपको अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ रखना है। यदि बहुत दूर तक कभी रास्ता ना दिखे तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। जैसे कभी कोहरा होता है तो हम देखते हैं कि हमें बहुत दूर तक नहीं दिख रहा है, लेकिन यदि हम आगे जाते जाते हैं तो देखते जाते हैं कि रास्ता अपने आप साफ़ हो रहा है। तो अपने अंदर से मजबूत रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आने पर उसका हंस के और डट के सामना कीजिए। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम एक नए विषय के साथ अपनी टीम के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।